नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत माता नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत जैसे देश की विशेषताओं को इस पाठ में बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सभी भारतीय जनमानस को यह संदेश देने का भी प्रयास करते हैं कि जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सौहार्द, आपसी प्रेम, लगाव इत्यादि को हम किस प्रकार से हम एक रख सकते हैं या इसकी विशेषताओं को किस तरह से हम बनाए रख सकते हैं इत्यादि बातों पर भी इस पाठ के माध्यम से वह फोकस करने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सकारात्मक योगदान देते हैं और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने देश के उत्थान, विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और साथ ही साथ वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अहम भूमिका अदा करते हुए देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो ऐसे स्थिति में देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वह चुनौती थी बेरोजगारी की, गरीबी की, भूखमरी की। ऐसे हालात में भी उन्होंने अपने संवैधानिक पद का सही ढंग से उपयोग करते हुए उन्होंने देश में व्याप्त भूखमरी, गरीबी, लाचारी, बेहोशी इत्यादि को उन्होंने बड़े व्यापक स्तर पर मुकाबला करते हुए उन्होंने देश में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि अधिकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ वह अपने शासनकाल के दौरान देश में अनेक कल कारखाने, अनेक शिक्षा में नए नए बदलाव व्यवस्था करना, इस तरह से वह एक परिवर्तन युग लाना चाहते हैं और इस तरह से नए भारत जिसका अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी शोषण किए जाने के बाद ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सूझबूझ के माध्यम से देश में होने वाले सभी प्रकार के समस्याओं का उन्होंने काफ़ी सकारात्मक रूप से उसका किसी न किसी तरह से निराकरण या समस्याओं से निकलने का कोई न कोई मार्ग बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखें कि इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस भारत माता नामक शीर्षक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इस बात को कि प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। जैसा हम सभी जानते हैं कि उनकी एक इंग्लिश में पुस्तक आती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और वह लगभग 5 खंडों में वह विभाजित है। उसी से मिलता जुलता भी यह पाठ है जिसको उन्होंने शीर्षक के माध्यम से एकदम साफ करने का प्रयास करते हैं
कि भारत देश की जो विशेषता है वह अन्य देशों की विशेषताओं से काफ़ी अलग है। इसलिए सर्वोपरि है, अलग के साथ साथ सर्वोपरि है। इसलिए भारत की जो सभ्यता और जो संस्कृति है, यदि विश्व धरातल पर इसका मूल्यांकन किया जाए तो यह विश्व की अन्य सभ्यता और संस्कृतियों से काफ़ी अलग है। इसकी एक सर्वोपरि स्थान है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय और सभ्यता और संस्कृति को विश्व के सभी संस्कृत सभ्यताओं का जननी के रूप में मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि विश्व की जो सभ्यता और संस्कृति है सबसे प्राचीन है, और जो आधुनिक जो सभ्यता और संस्कृति है उन सभी आधुनिक सभ्यता और संस्कृतियों का जो विकास है वह कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से निकला हुआ रूप है। इसलिए वह सभी सभ्यता और संस्कृतियों की जननी के रूप में वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं। और उन्होंने वेदों के माध्यम से जो आज वैज्ञानिक युग में हम देखने को हमें मिलता है वह सब चीज़ें हम वेदों में यदि हम देखें, क्या वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, तो इस तरह से उन सभी वेदों में भी जो आज की वैज्ञानिक पद्धतियाँ हमें दिखाई देती हैं आधुनिकता के स्तर पर, वह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वह वेदों में उनका बहुत पहले वर्णन हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से भारतीय जो सभ्यता और जो संस्कृति है वह विश्व की सभी सभ्यताओं और संस्कृति की जननी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मानते हैं। और भारत जैसे देश को एक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं कि विश्व गुरु के रूप में भारत, या यूँ कहा जाए भारत ही सभी देशों को एक नई रास्ता पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, और सभी लोगों को एक नई चीज़ों से जो रूबरू होते हैं लोग, वह कहीं न कहीं भारत की उसमें अहम भूमिका होती है। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत माता नामक शीर्षक के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखें कि प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय अंग्रेजी में से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इसे पंडित नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में जो आयोजित होते हैं जलसे यानी समारोह, संगोष्ठी, जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हमारा जो भारत देश है भले अनेक हिस्सों में बटा हुआ है, इसकी जो सभ्यता जो संस्कृति है वह भले ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति अलग अलग देशों में हम बटे हुए हैं। हमारी एकता अनेकता में परिवर्तित है, फिर भी हम बटे होने के बावजूद भी हम एक तरह से अपने सोचने या समझने या एक ही विचारधारा में हम सने हुए हैं। क्यों भारत एक देश है जिसे सभी हिस्सों की नियत तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता शब्द से इस पाठ के शीर्षक को नाम दिया। फिर भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों, एक शब्द आएगा बीच में कि भारत माता की जय, तो उसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार, ये हम कह नहीं सकते हैं कि अपने छोटे से आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण। भले हमें लगता है कि भारत माता नामक शीर्षक काफ़ी छोटा हम समझ गए, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा विराट है, बहुत विराट प्रस्तुति है। और इस तरह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम समझ गए। अर्थात भारत जैसे भूभाग में रहने वाले अनेक संप्रदायों के लोग जो अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से वह रहते हैं, ऐसे
लोगों ने भारत में जो धर्मनिरपेक्ष की जो विशेषता है उस विशेषता को वह लोग धारण करते हुए अपने आप को इसमें रखने का प्रयास करते हैं और इस तरह से राज्य के द्वारा किसी प्रकार के उनके धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से रहें, अपने धर्म के धार्मिक जो अधिकार है धर्म के नाम पर वह चंदा इकट्ठा करें, संगोष्ठियाँ आयोजित करें, अपने धर्म के प्रचार प्रसार उद्देश्य को वह समाज के हर एक व्यक्ति तक रखने का भी उन्हें स्वतंत्रता है। फिर लेकिन बस संविधान में इस बात पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसी हद तक स्वतंत्र हैं जिसके कारण यदि आपके धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से किसी अन्य धर्म की विशेषताओं में बाधा आती है तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता निहित हो जाती है। यानी आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म का खंडन नहीं कर सकते हैं। ऐसा जब होता है तो वहाँ सांप्रदायिक गतिविधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और फिर दो धर्मों के लोग आपस में अपने अपने धर्मों को ऊंचा बड़ा श्रेष्ठ बताने के उद्देश्य से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से धार्मिक रूप से लोगों में मनमुटाव होता है, हिंसाएं धर्म हिंसा में परिवर्तित होता है। जगह जगह सांप्रदायिक ताकतों का आगे आ जाती हैं जिससे लोग सांप्रदायिक ताकतों के प्रभाव से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं और इस तरह से लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। आइए देखा जाए पाठ में भारत माता। शुरुआत करते हैं। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसा मतलब होता है कार्यक्रम संगोष्ठी, ठीक। एक जलसे से दूसरे जलसे में जब भी मैं जाता हूँ, कौन कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, इस तरह से मैं चक्कर काटता रहता होता है। तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। तो हमें जो सुनना चाहते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, हम उनके बीच में हिंदुस्तान देश का जिक्र करता, भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है, कहेंगे कि भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जात के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। और इस तरह से इस जात की जो परंपराएं हैं, जो संस्थापक हैं, उनके नाम से निकला हुआ है। अर्थात जो भरत हैं, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, जो अपने बाल्यावस्था में एक शेर को पकड़ के उसके दांतों की गणना कर रहे हैं, उन्हीं भरत के नाम पर भारत के देश के नाम भारत पड़ा। ऐसा इसमें परंपरा रूपी कहानियों में देखने को मिलता है, वही जिक्र हो रहा है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, मैं शहरों में जब जाता तो इसकी जिक्र बहुत कम करता, अर्थात भारत हिंदुस्तान के विशेषताओं को काफ़ी कम रखता। क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, क्योंकि वहाँ शहरों के जो सुनने वाले हैं कुछ ज़्यादा सयाने मतलब अपने आप को काफ़ी होशियार मानते हैं, सयाने थे और उन्हें दूसरे की एक किस्म की गीजा की ज़रूरत थी और उन्हें दूसरे किस्म की गीजा अर्थात उपदेश की ज़रूरत थी। लेकिन जब मैं किसानों के बीच में जाता तो अपने हिंदुस्तान का जिक्र करता, जिनका नज़रिया महदूद था, जिनका नज़रिया हमारे बातों पर विश्वास करता था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, मैं इस तरह से बड़े देश की चर्चा करता, मैं जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग हमेशा जद्दोजहद करते थे या कोशिश करते रहते थे। और बताया कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। और लोगों को ये भी मैं बताने का प्रयास करता कि किस तरह से देश का एक हिस्सा एक दूसरे से
भले ही भाषा स्तर पर, क्षेत्रवाद के स्तर पर, जाति के स्तर पर एक दूसरे से अलग है, फिर भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान एक था क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, भारतीय मानते हैं। भले ही माझा भाषा, धर्म, जात, विशेषताओं का अंतर है, फिर भी लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। यानी सबके भाषा, बोली, विचार, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति सबके अलग अलग अपनी एक पहचान है, फिर भी लोग अपने आप को एक भारतीय मानते हैं। फिर कहते हैं कि मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसलों मतलब कि बातों का, मैं उन बातों का जिक्र करता है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक, पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक, पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक किसानों के लिए एक सा थे। और चाहे किसान चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, चाहे पूर्वी भारत में हो चाहे वह पश्चिमी भारत में, सब किसान एक जैसे। किसानों के बारे में मैं ज़्यादा फोकस करता तो आखिर प्रश्न वह उठता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसानों के बारे में ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? कहते हैं कि जैसा हमारा देश जो क्या था, एक कृषि प्रधान देश था, और इस कृषि प्रधान देश में जो ज़्यादा जो रोजगार के साधन थे वह कृषि कार्य में थे। आज भी आप देखेंगे तो भारत जैसे देश में लगभग 74 से 75% आबादी, नहीं गलत, लगभग 64 से 65% आबादी आज भी कृषि कार्य करके अपनी जीविका को चलाती है। तो कहने देश को आज़ाद होने लगभग 70-72 साल होने के बावजूद भी हम आज भी, हमारा जो मुख्य ज़्यादा रोजगार है वह खेती बाड़ी है, खेती किसानी है। इसके माध्यम से हम अपने इस रोजगार के माध्यम से अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते हैं। फिर किसानों की बात करते हैं, क्या किसानों के लिए एक साथ है और स्वराज का भी जिक्र करता। और किसान सचमुच में अपने परिश्रम के माध्यम से समाज में अपना तो पालन पोषण करता ही है, देश को भी आत्मनिर्भर बनाता है। किसके बल पर? खाद्यान्न के बल पर, कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने। कहते हैं कोई भी देश तभी अपनी एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना सकता है जब वह खाद्यान्न के मामले में क्या हो? आत्मनिर्भर। जब हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो हम अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे? तो पहले आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के बाद, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। अर्थात जवान सरहदों की रक्षा करे और किसान इतना परिश्रम करे कि वह अपना पेट भी भरे और इतना ज़्यादा उत्पन्न करे कि देश को दूसरे देशों से अनाज मंगाने की आवश्यकता न पड़े। और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही सोचते हैं, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता है। किसानों को प्रोत्साहन देना, इस समझिए थोड़े से वर्ग के लिए नहीं है, पूरे समुचित जो प्रदेश में या देश में रहने वाले लोग हैं उन सबको के कल्याण होता है, सबका विकास होता है। कहते हैं कि किसी देश के विकास या किसी देश की अवधारणा तभी सही ढंग से विकसित होती है जब उस देश की खाद्य व्यवस्था अच्छी हो, उस देश का आत्मनिर्भरता अच्छा हो। जब तक आत्मनिर्भरता नहीं सही रहेगा, उस देश की खाद्य व्यवस्था नहीं सही रहेगी, तब तक वह देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी यही जिक्र करते हैं। हम किसानों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने परिश्रम से इतना अनाज उत्पन्न करे
कि अपना भी वह पालन पोषण करे और साथ ही साथ वह इतना ज़्यादा वह बाहर आयात करे, निर्यात करे, जिससे हम समुचित प्रदेशों में जो भूखमरी के से होने वाले जो समस्या है उस पर हम विजय प्राप्त करें और सबको हम अनाज के दाने उपलब्ध करा पाएँ, तभी एक स्वस्थ समाज या एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है।